हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और इंसिडियस सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका फिफ्थ पार्ट इंसिडियस द रेड डोर, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। और ये इंसिडियस 2 का डायरेक्ट सीक्वल है, यानी कि उसके बाद की स्टोरी। तो इंसिडियस 1 और 2 के बाद आप सीधा इसे देख सकते हो और दोनों की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें जरूर देख लेना अगर इसकी स्टोरी को समझना है तो। बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट आप बाद में भी देख सकते हो क्योंकि वो प्रीक्वल्स हैं। फिलहाल इस फिफ्थ पार्ट के डायरेक्टर हैं पहली दो मूवीज के स्टार पैट्रिक विल्सन, जिनकी ये पहली मूवी है एज डायरेक्टर। इसके राइटर हैं स्कॉट टीम्स और स्टोरी है ली वैनल और स्कॉट टीम्स की। इस फ्रेंचाइज की ये पहली मूवी है जिसे ली वैनल ने नहीं लिखा, और लिखाई के लिए ही ये मूवीज फेमस है क्योंकि लोग इन्हें आसानी से समझ नहीं पाते। पर अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो फिर सब कुछ आसान है। अगर आपको भी ये मूवी समझ नहीं आई तो इस वीडियो के बाद आ जाएगी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें सेकंड पार्ट की एंडिंग दिखाई जाती है, जिसमें कार्ल ने जॉश और डाल्टन दोनों की ही मेमोरी को सप्रेस कर दिया था, जिससे वो दोनों सब कुछ भूल गए थे। मतलब कि बॉडी से निकलकर ट्रैवल करना और जो कुछ हादसे उनके साथ हुए थे वो भी। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा 9 साल आगे, जबकि आना चाहिए था 10 साल, 2013 से 2023, जैसा कि ट्रेलर के अंदर भी दिखाया था। हम पहुंच जाते हैं सीधा जॉश की मां लोरेन के फ्यूनरल पर, जहां पर पूरी लैम्बर्ट फैमिली मौजूद थी, ऑफ कोर्स सिवाय लोरेन के। जॉश, रेनी, डाल्टन, फॉस्टर और कैली, ये सारे एक्टर्स वही सेम है सिवाय कैली के। इन 9 सालों के अंदर इस फैमिली में काफी चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि रेनी और जॉश का डिवोर्स हो चुका है, बच्चे रेनी के पास रहते हैं और जॉश उनसे कभी कभी मिल पाता है। इतना सच भी नहीं दिखाना था यार। खैर, एक मेजर चेंज ये है कि अब डाल्टन अपने बाप को पसंद नहीं करता, वही बाप जो दूसरी दुनिया में जाकर इसे डीमन के चंगुल से छुड़ा कर लाया था और इस चक्कर में खुद फंस गया था। लेकिन वो सारी मेमोरी इसकी गायब है। वो 1 साल इसे याद नहीं क्योंकि इसे लगता है कि तब ये कोमा में था, और जॉश को भी यही लगता है। बाप बेटे का रिश्ता मेमोरी सप्रेस होने की वजह से बिगड़ चुका है, पर रेने को तो सब याद है, उसने भी तो डिवोर्स दे दिया। मतलब एक आदमी जिसने फैमिली के लिए अपनी जान दांव पे लगाई, जिसकी 1 साल की मेमोरी गायब हो गई, जिस वजह से वो अपने अस्तित्व से लड़ रहा है, उसका साथ देने के बजाय बेस्ट तरीका रेनी को क्या लगा, उसे छोड़ देना। टिपिकल अमेरिकन प्लॉट। राइटर ने ये बहुत भारी चेंज कर दिया है क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि पहली 2 मूवीज में रेनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो सारा स्ट्रेस अपने ऊपर लेकर भी जॉश का साथ देती थी, और इंसिडियस मूवीज की ताकत हमेशा से रही है फैमिली स्पिरिट, जो कि इसमें तो स्टार्टिंग में ही तोड़ दी गई। माँ मर चुकी है, वाइफ ने छोड़ दिया है, बच्चे वैल्यू नहीं देते, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, सीन में प्रीस्ट की जो आवाज है वो दी है पैट्रिक विल्सन की वाइफ डगमारा ने। जाते वक्त डाल्टन लोरेन की ड्राइंग बना रहा था, और हम जानते हैं कि इसे बचपन से ड्राइंग का शौक है। रेनी जॉश को बोलती है कि डाल्टन कॉलेज जा रहा है तो तुम उसे छोड़ने क्यों नहीं जाते। जॉश का मन था, लेकिन उसने सीधा ही मना कर दिया क्योंकि वो जानता है कि डाल्टन नहीं मानेगा। तब रेनी कहती है कि बाप तुम हो, वो नहीं। ये बोलकर वो तो चल दी, पर जाते जाते जॉश को एक आदमी दिखाई दिया जो कि था कार्ल, जिसने इनकी मेमोरी सप्रेस की थी। जॉश को उसका चेहरा याद था, लेकिन और बाकी कुछ भी नहीं। कार्ल भी बिना उसे बॉदर किए एक कमाल की लाइन देकर चला जाता है। इसके बाद जॉश डाल्टन के पास मैसेज करके उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलूं। इतने में उसका रिप्लाई आए। जॉश उसके बचपन की वीडियो देखकर सोच रहा था कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। पहले इसे डायपर भी मैं पहनाता था और आज इससे परमिशन ले रहा हूँ इसके पास आने के लिए। जिस बीच वो भावनाओं में बह रहा था, इसी बीच डाल्टन ने हाँ बोल दिया, थोड़े अपने तरीके में, और ये देखकर वो खुशी खुशी वहां से चल दिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि पीछे से कोई चुपचाप उसके पास आ रहा था, जो अचानक से गायब भी हो गया। ये थी इस मूवी की ओपनिंग। इसके बाद जॉश डाल्टन को कॉलेज छोड़ने पहुंच गया, जहां पर एक फ्रैट पार्टी के इनवाइट्स मिल रहे थे, लेकिन डाल्टन बिना लिए आगे बढ़ गया, तो उसकी जगह वो इनवाइट ले लिया जॉश ने। वो रूम में पहुंचे तो डाल्टन ने अपनी दीवार पर पूरी फैमिली के स्केचेस लगा दिए जॉश को छोड़कर, क्योंकि जॉश का स्केच उसने कभी बनाया नहीं। फिर कुछ देर बाद ही वहां पर आ गई डाल्टन की रूममेट क्रिस, और उसे देखकर ये दोनों हैरान थे क्योंकि इन्होंने सोचा था कि क्रिस किसी लड़के का नाम होगा। अब ये डिस्कम्फर्ट दूर करने के लिए वो ऑफिस में चली गई अपना रूम बदलवाने, और उसके जाते ही जॉश ने डाल्टन को वही पार्टी वाला इनवाइट दे दिया ताकि ये थोड़ा एंजॉय करे, पर उसे लेकर उन दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि जॉश को निराश होकर वहां से जाना पड़ा। जो सोचा था हुआ उसका उल्टा।
फिर बाद में क्रिस डेल्टन को बताती है कि आज रात मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा, कल मुझे दूसरा रूम मिल जाएगा। वो अपना मेलोडिका बजा रही थी और उसके कहने पर डेल्टन ने भी उसे ट्राई किया। उसने प्ले किया अपनी मॉम का सॉन्ग। कुछ इस तरह दोनों दोस्त बन गए और क्रिस काफी मूवफर थी, इसलिए वो बिना रुके बातें करे जा रही थी। तो इन्हीं बातों में डेल्टन ने उसे बता दिया कि मुझे मेरे बचपन का पूरा 1 साल याद नहीं, क्योंकि तब मैं कोमा में था। जब वो सोने लगे तो हमें पता चला कि डेल्टन को आज तक अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि अंधेरी दुनिया में ये फंस गया था। अगले दिन उसकी पहली आर्ट क्लास थी, जिसमें उसके टीचर प्रोफेसर एर्मगन उन सब का बेस्ट वर्क देखकर उनके हाथों से फड़वा रही थी, क्योंकि उसकी फिलॉसफी ये थी कि जब अपने बेस्ट वर्क को फाड़ेंगे तभी उससे ज्यादा बेस्ट बना पाएंगे। कईयों ने फाड़ी नहीं, पर डेल्टन ने बिना बोले ही लॉरेन वाली ड्राइंग फाड़ दी। इसके बाद प्रोफेसर ने क्लास की शुरुआत की उल्टी गिनती से, और जैसे जैसे वो गिनती गिन रही थी वैसे वैसे इन सब को अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाना था, ताकि नए आइडियाज बाहर आए। पर डेल्टन के लिए इस टेक्निक ने थोड़ा अलग काम किया, क्योंकि इसी तरह कार्ल ने इसकी मेमोरी को सप्रेस किया था और इसकी सारी यादें इसके सबकॉन्शियस में कैद हैं, या फिर कहूं कि थी, क्योंकि प्रोफेसर की कृपा से वो सारी यादें ऊपर आ चुकी हैं। और जो सबसे पहली चीज उसके दिमाग में आई उसका स्केच उसने बना दिया, और वो था वही रेड डोर, जो कि अभी ब्लैंक है, क्योंकि यादें धीरे धीरे ताजा होंगी। पर जब वो स्केच बना रहा था तभी अचानक किसी ने उसका हाथ दबा दिया, और जैसा कि आप देख सकते हो ये हाथ है रेड फेस डीमन का। डीमन ने डेल्टन का हाथ इंजर्ड कर दिया और उसका खून लग गया था उस डोर पर, जिससे वो अपने आप ही रेड डोर बन गया। और उसे देखते ही डेल्टन को वो दरवाजा भी साफ साफ दिखने लगा। इससे जॉश भी अचानक जाग गया था, यानी कि इसकी मेमोरी भी खुल चुकी, पता नहीं कैसे। दोनों की एक साथ सप्रेस हुई थी, तो अगर एक की खुली तो साथ में दूसरे की भी ऑटोमेटिक खुल गई। अगर ये रीजन है तो कोई सेंस नहीं बन रही। डेल्टन ने बोला था, इसलिए जॉश अपना MRI स्कैन कराने पहुंचा, लेकिन बीच में ही लाइट चली गई, जिससे वो मशीन के अंदर ही फंस गया। और हम देख पाए कि कोई उसके पीछे पहुंच गया था, जो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। पर जैसे ही उसने पीछे देखा वो गायब था, क्योंकि वो आ रहा था सामने से। इस मूवी का पहला अच्छा स्केयर। खैर उसके पास पहुंचने से पहले ही लाइट आ गई, तो जॉश जल्दी से बाहर निकल आया। और बाहर आकर वो डॉक्टर पर चिल्ला रहा था कि लाइट क्यों बंद करी। पर डॉक्टर उसे बताता है कि लाइट तो बंद की नहीं, बल्कि आप ही 15 मिनट से सो रहे थे। इसका मतलब कि ये पहुंच चुका था आत्माओं की दुनिया द फर्दर में, इसलिए वो आत्मा इसकी तरफ आ रही थी। मेमोरी खुलने की वजह से इसकी बॉडी से निकलने वाली काबिलियत भी वापस आ गई। उसके स्कैन्स देखकर डॉक्टर बताता है कि उसका दिमाग एकदम ठीक है, उसे कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सुनकर वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे जवाब चाहिए था, जो कि मिला नहीं। अगर सब ठीक है तो फिर इसे सब कुछ फॉगी क्यों लगता है? जवाब की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब से सब कुछ साफ साफ दिखेगा। बेकार में ही पैसे खर्च कर दिए। इधर डेल्टन उस ड्राइंग को अपने रूम में ले आया और उसे दीवार पर लगाते ही लाइट चली गई। पूरा अंधेरा हो चुका था, जो कि डेल्टन को पसंद नहीं। तो यहाँ पे काम आई जॉश की दी हुई पावर सप्लाई, जिसका यूज करके उसने लैंप जलाया, लेकिन वो लाल रोशनी दे रहा था, क्योंकि बल्ब के ऊपर लगा था खून। साथ में क्रिस के बेड पर भी एक खून वाला हाथ छपा हुआ था, जो कि रेड फेस डीमन की बड़ी गंदी आदत है। वो उस हाथ को साफ करने में लग गया, और तभी अचानक कोई चादर में उसके ऊपर झपट पड़ा। पर किस्मत से तभी क्रिस वहां पर आ गई, और उसके आने पर डेल्टन अकेला ही चादर से खेल रहा था। उसने लाइट ऑन की और अपना सामान पैक करने में लग गई, क्योंकि नया रूम इसे मिल चुका है, और वो है एग्जैक्टली इसी रूम के ऊपर। पर जाते जाते उसे वो पार्टी वाला इन्विटेशन मिल गया, तो डेल्टन को लेकर वो सीधा पार्टी में पहुंच गई, क्योंकि जॉश ये चाहता था। वो पार्टी दे रहा था निक नाम का लड़का, जिसके रूम में वो दोनों पहुंच गए। वहां के बाथरूम में डेल्टन को मिला एक और लड़का, जो दुनिया भर की उल्टी कर रहा था। पर असल में वो भी एक आत्मा थी, जो डेल्टन को बोल रही थी कि इसे रोको, दरवाजे को बंद करो। तो वो बाथरूम के दरवाजे को ही बंद करके भाग गया। वो बेड के नीचे छुप गया था, पर उस आत्मा ने आकर उसके साथ इविल डेड वाला सीन कर दिया। और तभी वहां पर आ गई क्रिस। उसने देखा तो डेल्टन अकेला ही फ्लोर पर लेटा था। दोनों वहां से निकल गए, और वापस जाकर डेल्टन उस दरवाजे को पेंट कर रहा था। और उसे देखते हुए अचानक वो बैठा बैठा सो गया, और फिर सालों बाद अपनी बॉडी से निकलकर घूमने लगा। इस दुनिया में घूमने के लिए चाहिए होती है एक लालटेन, तो डेल्टन भी लालटेन लेकर चल दिया। ऐसे घूमते हुए वो पहुंच गया क्रिस के रूम में, और वहां पर वो उसके मेलोडिका में वही सॉन्ग बजाने लगा, जिसे सुनकर क्रिस जाग गई। और जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो वो जल्दी से उसे फेंक कर वहां से भाग गया सीधा अपनी बॉडी में। और ये सारी हलचल देखकर तो वो भी घबरा गई, इसलिए वो भी उसके रूम में पहुंची उससे जवाब मांगने। तो डेल्टन ने उसे सब कुछ बता दिया, उस पार्टी वाली आत्मा के बारे में भी। उधर जॉश के साथ भी अजीब चीजें हो रही थी, पर डेल्टन ने उसे पार्टी वाली पिक भेजी, तो उसका सारा मूड ठीक हो गया।
फिर वो अपनी मेमोरी टेस्ट करने में लग गया जो कि अब भी काफी वीक है। पर इसी बीच उसके घर के बाहर कोई आ चुका था जो कि पलक झपकते ही सीधा घर में घुस गया। वो जॉश के पीछे पड़ चुका था तो जॉश एक रूम में जाकर छुप गया और वो रूम के अंदर भी आ चुका था, यानी कि क्लियरली वो एक आत्मा है, वही आत्मा जो फ्यूनरल के दिन से इसके पीछे है। उसने जॉश को धक्का मारा जिससे वो बेहोश हो गया और फिर सीधा पहुंच गया उस दुनिया में। उसने एक बॉक्स उठाया और बॉक्स उठाते ही वो जाग गया। बॉक्स में थी उसी आदमी की फोटोज और साथ में एक लेटर जिसे पढ़कर जॉश के उड़ गए होश, क्योंकि ये रूम है इसकी माँ का। इधर आर्ट क्लास में प्रोफेसर बच्चों को दिखा रही थी फ्रांसिस्को गोया की सेटन डिवोरिंग हिज सन, जिसे देखकर डाल्टन को थोड़ा रिलेटेबल लग रहा था। और प्रोफेसर ने फिर एक बार गिनती बोली तो इस बार डाल्टन को याद आया कुछ भयानक जिसे उसने डोर के आगे बना दिया। वो कोई इंसान था जिसके हाथ में एक टूल था। थोड़े जवाब जानने के लिए उसने फॉस्टर के पास फोन किया, लेकिन फॉस्टर के पास कोई जवाब नहीं थे क्योंकि जब ये कोमा में था तब फॉस्टर खुद बच्चा था। और उसके सवालों का जवाब उसे दे दिया क्रिस ने एक यूट्यूब वीडियो दिखाकर, और वो वीडियो थी स्पेक्स और टकर की। ये है इस मूवी का अब तक का सबसे बेस्ट सीन। वो दोनों बताते हैं कि जो कुछ डाल्टन कर रहा है उसे कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन, पर डाल्टन को ये याद नहीं कि इन दोनों ने ही इसकी हेल्प की थी अलीस के साथ मिलकर, जिसकी वीडियो नीचे आ रही थी। तो डाल्टन ने उसे भी प्ले किया जिससे वो द फर्दर के बारे में भी सब कुछ जान गया। ये सब जानने के बाद डाल्टन को सबसे पहले याद आई वही पार्टी वाली आत्मा, क्योंकि वो कोई दरवाजा बंद करने की बात बोल रही थी। डाल्टन को ये राज भी खोलना था, इसलिए वो दोनों फिर से उसी घर में पहुंच गए और एक रूम में जाकर डाल्टन तो अपनी बॉडी से निकल गया क्योंकि ये आत्मा टू आत्मा बात करेगा और इस बीच उसकी बॉडी की पहरेदारी करेगी क्रिस। अब जैसे ही वो उस आत्मा तक पहुंचा लाइट चली गई और अंधेरा होते ही क्रिस की गर्दन किसी ने पकड़ ली। डाल्टन जल्दी से भाग कर आया तो उसने देखा कि वो तो वही रेड फेस डीमन था जिसने शायद क्रिस को मार डाला। और डाल्टन जल्दी से अपनी बॉडी में वापस चला जाता है और जैसे ही वो जागा इतने में निक ने सीपीआर देकर क्रिस को भी जगा दिया। पर मौत को इतनी पास से देखने के बाद अब तो वो इसका साथ नहीं देने वाली। उधर जॉश ने पता लगा लिया था कि जो आदमी इसे दिख रहा है उसका नाम है बेन बर्टन और वो है इसका डैड जिसने 40 साल पहले अपनी जान ले ली थी। पर जॉश की माँ ने आज तक इसे ये बताया था कि इसका बाप इन्हें छोड़कर चला गया था। असल में इसके डैड के पास भी यही बॉडी से निकलकर ट्रैवल करने वाली काबिलियत थी जिसे वो दिमागी बीमारी मानता था ऑब्वियसली, क्योंकि उसे आत्माएं वगैरह दिखती थी, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। पर फिर भी बात नहीं बनी, इसलिए आखिर में हॉस्पिटल की छत से कूदकर उसने जान दे दी ताकि ये बीमारी उसी के साथ खत्म हो जाए, उसके बेटे को ना लगे। यही उसने लिखा था लोरेन को लिखे अपने आखिरी खत में। पर ये तो उसके बेटे के बेटे को भी लग गई, यानी कि ये इनके खानदान में पहले से है। पर मेन बात यह है कि आज तक जॉश अपने बाप को भगवाड़ा समझता था, जबकि उसने तो इतना बड़ा बलिदान दिया था इसके लिए। और सेम केस है डाल्टन के साथ। पर जॉश अब भी ये बात नहीं जानता कि आखिर वो बीमारी है क्या। इसका जवाब लेने वो पहुंचा रैने के पास तो थक हार कर रैने ने उसे सब कुछ बता दिया, जिससे उसकी याददाश्त एकदम ताजा हो गई। इसी बीच डाल्टन फिर से फॉस्टर के पास फोन करके उससे पूछता है कि मेरे कोमा के बारे में तुम्हें जो भी याद है मुझे बताओ। तो फॉस्टर एक नाइटमेयर के बारे में बताता है जो इसे बार बार आता था। उसमें जॉश इन सब के पीछे पड़ा था इन्हें मारने के लिए। ये सुनते ही डाल्टन की यादें भी ट्रिगर हो गई और उसने सीधा रूम पर जाकर उस पेंटिंग को पूरा कर दिया। उसमें जो इंसान बना था वो जॉश ही था और उसके हाथ में है एक हैमर जिससे वो डाल्टन को ही मारा था। पर वो जॉश नहीं बल्कि जॉश की बॉडी में ब्लैक ब्राइड थी और ये हुआ था सेकंड पार्ट के एंड में, लेकिन इसके लिए अब वो जॉश ही है, यानी कि अब इसके मुताबिक इसकी कहानी का विलन है जॉश। उधर जॉश रैने से पूछ रहा था कि इतने सालों तक तुमने ये सब क्यों छुपाया। तो रैने कहती है कि क्योंकि तुमने हम सबको मारने की कोशिश की थी, माना कि तुम्हारे अंदर कोई और था पर थे तो तुम ही। वाह, बच्चों ने तुम्हारी शक्ल देखी। मैं रोज उनसे झूठ बोलती थी कि वो एक बुरा सपना है, पर मैं झूठ बोल बोल कर थक गई थी, इसलिए मैंने डिवोर्स लिया क्योंकि मैं वो लाइफ और जीना नहीं चाहती थी। अब ये कितनी ज्यादा बकवास और वाहियात बात है, मैं क्या ही बताऊं। रैने ये बात बोल रही है और उधर डाल्टन भी गुस्से से फूला जा रहा है इसी बात को याद करके, जबकि डाल्टन खुद जॉश की आत्मा को लेने उस दुनिया में गया था जब वो ब्लैक ब्राइड जॉश की बॉडी से इन सब को मारना चाह रही थी। यानी कि वो जानता था कि ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप आत्माओं की दुनिया में फंसा हुआ है जहाँ मैं फंसा था। यकीन नहीं आ रहा कि इस मूवी का क्लाइमैक्स इस स्टूपिड बात पर बेस्ड होगा। ये टोटल बकवास कैसे है, इसका एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जॉश ने इन पे अटैक किया था, ये इन्हें याद है, पर डाल्टन ने भी तो जॉश पर अटैक करके रैने को बचाया था, तो ये इन्हें क्यों नहीं याद। यादों के हिसाब से जॉश विलन बन रहा है तो डाल्टन क्यों नहीं। फॉस्टर के सामने तो मारा था, फॉस्टर को भी सिलेक्टिव बातें याद हैं। मतलब कि इतनी घटिया राइटिंग और उससे भी घटिया रीजनिंग। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बच्चों का ब्लेम गेम देख रहा हूँ। आज से मैंने तेरी कट्टी मैंने इसलिए करी थी क्योंकि तेरी बॉडी में घुसकर आत्मा ने मेरे पे अटैक किया था। तेरी आत्मा बेबस थी तो मैं क्या करूं। अबे यार 2023 चल रहा है, कम ऑन।
खैर ये घटिया रीजन सुनकर जॉश भी वहां से जा रहा था, पर तभी फॉस्टर ने आकर उन्हें डाल्टन की भेजी पेंटिंग दिखा दी, जिसे देखकर दोनों समझ गए कि डाल्टन खतरे में है। इधर डाल्टन उसी दुनिया में पहुंच चुका था। उस पेंटिंग में से हैमर निकाल कर वो पहुंच गया एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर जब वो ब्लैक ब्राइड दरवाजा तोड़कर नीचे आ रही थी। हैमर वहीं पर रख कर वो छुप गया और तभी वो भी नीचे आ गया, और तब तक छोटा डाल्टन भी उसी दुनिया में जा चुका था। तब जॉश ने उसे मारने की कोशिश की थी उसी हैमर से जो अभी इस डाल्टन ने रखा। ये करके राइटर सोच रहा है कि बड़ा तीर मार लिया, पर मेन बात यह है कि जॉश को वार करता देखकर ये बड़ा डाल्टन गुस्से से पूरा उत्तेजित हो रहा है, मानो जॉश बस इसे मार ही देगा। पर क्या इसमें इतना भी दिमाग नहीं कि अगर जॉश ने इसे मार दिया होता तो ये यहाँ पर खड़ा कैसे होता, इतना बड़ा कैसे होता। अब क्या कॉमन सेंस की उम्मीद भी ना करें। और अपनी बॉडी को देखकर भी इसे ये याद नहीं आया कि उस टाइम ये अपने बाप को ही बचाने गया हुआ था। इसे तो बस अब खुद को बचाना है जो ये बचपन में नहीं कर पाया था। इसके लिए वो सीधा ही उस जॉश से भिड़ गया, और ये भी एकदम सेंसलेस है। हुआ ये था कि एलिस ने ब्लैक ब्राइड की माँ की आत्मा को खत्म कर दिया था, जिससे ब्राइड की आत्मा भी फ्री हो गई थी। पर इसमें वो ब्राइड गला घोटने लगी डाल्टन का, और फिर अचानक से गायब हो गई। मतलब कि ये वाला डाल्टन उसे खींचकर उस दुनिया में ले गया था, फिर वो गई। पूरा पास्ट इन्होंने छेड़ दिया, लेकिन एक्सप्लेन उसे नहीं कर पाए। ये बस दिखाने के लिए कि डाल्टन उस डीमन के चंगुल में पहुंच चुका। उसके ठिकाने पर वो सारे सीन रिक्रिएट हुए पड़े थे जो बचपन में डाल्टन के साथ हुए थे। और बेवकूफी का एक और परिचय मैं आपको दे देता हूँ। डाल्टन ने वो सारे सीन पहचान लिए सिवाय एक के, जिसमें इसका बाप इसे डीमन के चंगुल से बचाकर लाया था। खैर कुछ देर बाद डाल्टन जाग गया, पर इस बॉडी में डाल्टन की जगह आ चुका है वो डीमन। अब अगर ये जाकर रेने को मार दे तो फॉस्टर को तो फिर डाल्टन के भी नाइटमेयर्स आने लगेंगे। खैर शुरुआत उसने की क्रिस से, पर वो उसे मार पाता इससे पहले वहां पहुंच गई जॉश की आत्मा, जिसे उसने बिना हाथ लगाए भगा दिया। एक और सेंसलेस सीन। अब अंधेरे में भटकते हुए जॉश उस जॉश को देख रहा था जो यंग डाल्टन को बचा कर ले जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर टाइम काम नहीं करता। अब प्रेजेंट वाला जॉश पास्ट वाले जॉश को देख रहा है, और अगर उसे पता होता कि आगे जाकर ऐसा होगा तो डाल्टन को यहीं पर छोड़ देता। खैर वो डीमन क्रिस को मारता उससे पहले डाल्टन की आत्मा के पास पहुंच गया सन की दरिंदा, आई मीन जॉश, जिसने वार किया तो डाल्टन को लगा कि वो तो गया, पर उसने वार किया चेन्स पर, जिससे डाल्टन फ्री हो गया। पर वो अब भी यही सब बोल रहा था कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैंने देख लिया, वगैरह वगैरह। और सच बताऊं मैं तो पक गया भाई। और क्योंकि जॉश डाल्टन को एक बार फिर से लेकर जा रहा था, इसलिए डीमन बॉडी से निकलकर वापस आ गया उसे रोकने, पर इतने में वो दरवाजे के पार जा चुके थे। और क्योंकि बॉडी खाली पड़ी है, इसलिए कई सारी आत्माएं उसमें घुसने के लिए पहुंच चुकी थी, पर बॉडी का पहरा दे रही थी क्रिस। इधर जॉश दरवाजे के सामने अड़ गया था, क्योंकि डीमन उसे खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब इसे मेक श्योर करना है कि यह दरवाजा दोबारा ना खुले, और इसके लिए ये हमेशा इसके आगे अड़ा रहेगा। उसने डाल्टन को बोला कि तुम जाओ, और वो तो जल्दी से चल दिया। इसके डैड ने भी कोशिश की थी, और ये भी कर रहा है इस बीमारी को अपने साथ खत्म करने की। ये हमेशा के लिए यहीं पर फंसा रह जाएगा, और इसकी बॉडी का क्या होगा इसे नहीं पता, लेकिन इस बलिदान के लिए ये तैयार है। पर तब ये अचानक वो दरवाजा अंधेरे में खोने लगा, क्योंकि डाल्टन अपनी पेंटिंग पे काला पेंट कर रहा था। डीमन ने जॉश को पकड़ लिया था, पर दरवाजा मिटते ही वो गया, और दरवाजे के ऊपर जो लाइट थी वो भी बंद हो गई। अब जॉश को वापस जाना था, लेकिन बिना लालटेन के ये पॉसिबल नहीं, इसलिए वो अब भी फंसा पड़ा है। तब वो पुकारता है अपने डैड को। वो भी एक ही पल में आ जाते हैं और अपनी लालटेन देकर हो जाते हैं गायब। उसके जरिए जॉश भी वापस आ जाता है, और कुछ इस तरह फैमिली फिर से एक हो जाती है फोन पर। व्हाट द हेल। जॉश वहां से चल देता है, पर जाते जाते उससे मिलने आती है एलिस, जिसका चेहरा वो पहचानता है, लेकिन याद उसे कुछ भी नहीं। उसे बेस्ट विशेष देकर वो गायब हो जाती है। फिर इसके बाद वो जाता है डाल्टन से मिलने, और वो देखता है कि फाइनली उसने डाल्टन की दीवार पर जगह बना ली। अब जाकर ये मूवी फील दे रही है कि जॉश हीरो था, विलन नहीं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। और एंड में एक सीन है जिसमें रेड डोर के ऊपर वाली लाइट फ्लिकर होती है, यानी कि अब भी दरवाजा खुलने की गुंजाइश है। मैं आपको सच बताऊं तो ये मूवी टोटल वेस्ट है। कमियां गिनवाता हुआ मैं थक जाऊंगा, लेकिन पूरी नहीं होंगी। पहली बात तो ये मूवी मुश्किल से आधे घंटे की है, बाकी 1 घंटा एकदम वेस्ट है। ऊपर से रेड फेस डीमन की वापसी भी वेस्ट कर दी, उसकी तो फिल्म में कोई जगह थी नहीं। हमने सोचा था कि जैसे सेकंड पार्ट में ब्लैक ब्राइड की बैक स्टोरी दिखाई थी, वैसे इस डीमन का भी कुछ दिखाएंगे, पर नहीं। डीमन का कुछ दिखाया नहीं, और कोई घोस्ट इसमें था नहीं, और है ये हॉरर मूवी। हॉरर से ज्यादा ये ड्रामा लगती है। गिनती के 3-4 इसमें जंप स्केयर्स हैं, और राइटिंग की जो धज्जियां उड़ी हैं मैं आपको बता नहीं सकता। स्कॉट टीम्स को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही राइटर है जिसने हैलोवीन किल्स लिखी, जिसमें स्टोरी थी नहीं। फिर लिखी फायर स्टार्टर, जो कि रीमेक थी, तो उसमें भी कुछ नहीं लिखना। और फिर इनसे आप उम्मीद क्या ही करोगे। इंसिडियस मूवीज के तीनों ही मेन पॉइंट्स खत्म कर दिए, राइटिंग, जंप स्केयर्स और फैमिली स्पिरिट। और सबको पता है कि जॉश से ज्यादा रेने इन मूवीज की जान थी, और उसका तो ट्रीटमेंट ही अलग किया। और कैली की इंपॉर्टेंस तो उतनी थी जितनी 50 पैसे की है आजकल। कुल मिला के मूवी ने सिर्फ निराश किया। इंसिडियस मूवी
तो ये कहीं से भी नहीं लगती, बल्कि ना आती तो अच्छा होता। हम लैम्बर्ट फैमिली को याद करके खुश हो जाते, उन पे ऐसा धब्बा तो ना लगता। बचकानी सी स्टोरी थी और बचकाने से आइडिया पे क्लाइमैक्स बेस था। यकीन मानिए मैं और भी कई सारे प्लॉट होल्स आपको गिना सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, काफी एनर्जी वेस्ट कर ली। और पैट्रिक विल्सन की डायरेक्शन को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा भी नहीं बोलूंगा। उन्होंने काफी हार्ड ट्राई किया, लेकिन कोई खास फैक्टर नहीं था जिसकी मैं तारीफ करूं। बाकी इस मूवी के हर एक सीन में लाल चीज थी, हर एक फ्रेम में नहीं सीन में, और ये आइडिया अच्छा था। पर कोई भी इंसीडियस फैन इस मूवी से खुश नहीं हो सकता। ये एक डाउनग्रेड है और शायद इस फ्रेंचाइज की सबसे बेकार फिल्म भी, जबकि ये इस फ्रेंचाइज की सबसे महंगी फिल्म है। $16 मिलियन में बनी और अब तक ये कमा चुकी है $74 मिलियन। पैसा कमा लेगी पर रिस्पेक्ट सारी गवा दी। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर बाय चांस किसी को अच्छी लगी है तो वो भी बता सकता है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर करना। बाकी असली जंप स्केयर्स क्या होते हैं वो जानने के लिए आप देखो इंसीडियस चैप्टर 3। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी, तो आप उसे अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, क्योंकि वो काफी फन होगा। वो मूवी बनी है डराने के लिए, तो आप सब चैलेंज लेकर उसे देख सकते हो, इसमें काफी मजा आएगा। बाकी उसकी वीडियो आप मिस ना कर दो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपसे कभी कट्टी ना करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।